तो चलिए शुरू करते हैं। समकालीन विश्व में क्या है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, ये पार्ट अपना 3 है, चैप्टर नंबर 3, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, पार्ट नंबर 1। तो इसमें पहले वर्ड क्या है, कीवर्ड, और उसके बाद क्या है, इसके इंट्रोडक्शन है कि पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ने हैं। इसमें कुछ मूलभूत शब्द हैं जिनको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये ना केवल आपको नॉलेज को बढ़ाते हैं, बल्कि जब आप बुक पढ़ते हैं तो चीज़ों को समझने में आसानी होती है और चीज़ों को आप रिलेट कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है वर्चस्व। पहला वर्ड क्या है, वर्चस्व। वर्चस्व का मतलब है दबदबा। क्या होता है, दबदबा। जब कहीं पर आपका अधिकार हो, दबदबा हो, आपका प्रभुत्व हो, क्या हो, प्रभुत्व हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्चस्व बोलते हैं। हेजेमनी इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, हेजेमनी कहते हैं। और आपका ये दबदबा बताता है, ठीक है। जैसे आपने किसी को बोला ए खड़ा हो जा, सारे खड़े हो गए, आपका दबदबा है। तो दबदबे को हम क्या बोलते हैं, वर्चस्व कहते हैं। अगला आता है एक ध्रुवीय विश्व। एक ध्रुवीय विश्व, इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो दुनिया है ना, मतलब अपनी अर्थ, रियल वाली अर्थ कैसी है, ये मान लीजिए अर्थ है, ये क्या है, अपनी सुंदर सा अर्थ है। इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। अब क्या है, पूरी दुनिया के अंदर कितने ध्रुव हैं, मतलब पृथ्वी पर, तो पहला ध्रुव ये और दूसरा ध्रुव ये वाला। जब शीत युद्ध खत्म हुआ, नहीं सॉरी, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर दो पावर उभरे हैं, ठीक है, जिसको हम शीत युद्ध बोलते हैं। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ क्या था, आपका साम्यवाद का समर्थक सोवियत संघ था। सोवियत संघ 1991 में क्या हुआ, आपका खत्म हो गया। तो पूरी दुनिया के अंदर क्या बना, पहले दो ध्रुव थे। कैसे थे, दो ध्रुव, एक तरफ आपका अमेरिका, दूसरी तरफ आपका, उससे हम तुलना करते हैं। इससे बेसिकली है कुछ भी नहीं, तुलना करने के लिए केवल बोल दिया जाता है। और दूसरी तरफ क्या था, यूएसएसआर था। लेकिन 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ खत्म हो गया। कौन बचा, केवल अमेरिका बचा। तब पूरी दुनिया के अंदर दो ध्रुव थे, एक खत्म हो गया, तो क्या बचा, एक बचा। इसी को बोला गया एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बोला गया, जिसके अंदर अमेरिका दादा बना। क्या बना, अमेरिका अब्बूजान पूरी दुनिया का बना। इतना पावरफुल है कि जिस मर्जी को 1 मिनट में लपेट देगा, ठीक है। लेकिन नॉर्थ कोरिया हरामी है, उससे भी खतरनाक है। समझ में आ गया। फिर अगला आता है वर्ड आता है प्रवासी और शरणार्थी। क्या है, प्रवासी यानी माइग्रेंट्स और रिफ्यूजी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। मैं छोटा छोटा इसलिए लिखता हूँ ना कि पूरा लिखने की कोई फायदा नहीं है, केवल आप सुन लेते हैं, लिख लेते हैं, वही बड़ी बात है, ठीक है। अगला वर्ड क्या है, प्रवासी और आपका शरणार्थी। प्रवासी वह व्यक्ति होता है, प्रवासी वह व्यक्ति होता है जो अपनी मर्जी से, जो अपने मर्जी से अपना स्थल छोड़े, अपना जमीन छोड़े, वो क्या है, प्रवासी है। जैसे मान लीजिए ये बिहार है, ये क्या है, बिहार है, और ये दिल्ली है, ठीक है, ये यूपी है, ठीक है, ये हरियाणा है, हम मान लेते हैं। तो बिहार का बंदा हरियाणा में जा सकता है, हरियाणा का बंदा यूपी आ सकता है, यूपी का बंदा दिल्ली में, ये यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। लेकिन क्या होता है, जो प्रवासी होते हैं एक निश्चित समय के बाद वो वापस आ सकते हैं, अपने स्थान पर आ सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रवासी बोलते हैं। जैसे मैं खुद बिहार से हूँ और दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं क्या हूँ, एक प्रवासी हूँ बिहार का, ठीक है। अब मान लीजिए आप दूसरे राज्य का हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो आप भी प्रवासी हुए और आपके पास पूरा मौका है कि आप अपना राज्य या फिर अपने जन्म स्थान वापस जा सकते हैं। लेकिन जो शरणार्थी लोग होते हैं ना, इनको मजबूरी में अपना देश छोड़ना पड़ता है, उन्हें शरणार्थी कहते हैं। इनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव हो सकता है, ठीक है, लिंग के आधार पर भेदभाव हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों के आधार पर इनके साथ जब भेदभाव होता है तो ये क्या होते हैं, दुनिया को, अपने देश को छोड़ने को बाध्य होते हैं, मजबूरी में छोड़ते हैं और अपने देश कभी वापस नहीं जाना चाहते हैं। जैसे अफगानिस्तान के लोग, ठीक है, वो सब क्या थे, शरणार्थी थे। जैसे पाकिस्तान, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान के लोग, मतलब जो लोग थे वहाँ शरणार्थी बन के गए, वहाँ के लोग यहाँ शरणार्थी बनकर आए, यानी शरण मांगने के लिए आए। जैसे आपने रोहिंग्या मुसलमान के बारे में सुना होगा, ठीक है, वो सब क्या है, शरणार्थी है, जो वाला पूरी दुनिया के अंदर क्या करते हैं, दुनिया में जाकर देश मांगते रहते हैं, भाई हमें भी रहने की जगह दो। तो शरणार्थी क्या होता है, जो मजबूरी में देश छोड़ता है, जो प्रवासी होता है जानबूझकर छोड़ता है और अपने जन्म स्थान पर वापस आने के लिए वो क्या है, स्वतंत्र है। फिर आता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है क्लाइमेट चेंज। क्या होता है, क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब होता है पूरी दुनिया के अंदर क्या है, जलवायु को बदलना, जलवायु परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि देखो आज दिवाली खत्म हो गई है ना, दिवाली 2022 की खत्म हो गई, तब भी गर्मी पड़ रहा है, ठीक है। होली जो पड़ता है ठंडी में पड़ता है, इसी को बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। यानी मौसम और वातावरण के अंदर जो परिवर्तन आता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, जलवायु परिवर्तन बोलते हैं। और सबसे इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, जो ध्रुव है हमारे यहाँ, ठीक है, ध्रुव मतलब जो बर्फ के, जो बर्फीले एरिया है, बर्फ है हमारे, वो पिघलना, यानी ग्लेशियर जो है ना, यानी हिमखंड हिंदी में बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हिमखंड, वो पिघलते हैं तो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। यानी गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, ठंडी ज़्यादा पड़ रही है, बेमौसम बारिश हो रहा है, बेमौसम बाढ़ आ रहा है, ये सब किसका एग्जाम्पल है, जलवायु परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अगला आता है क्रूज मिसाइल वर्सेस बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए मिसाइल क्या होता है, आपको पता है
कि बर्बाद कर देता है। क्या कर देता है? बर्बाद करता है। जहाँ पर भी एक मिसाइल लगता है चीज़ें बर्बाद हो जाती है। अभी क्या था, भारत के अंदर एक मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस। क्या नाम है? ब्रह्मोस मिसाइल नाम है। ये गलती से पाकिस्तान में भी छूट गया था, गलती से भारत वालों से पाकिस्तान में छूट गया था, जाके काफ़ी 200-300 किलोमीटर दूर चला गया था। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट और ये क्या है, बी पॉइंट। अगर आप क्रूज मिसाइल लेते हो ना तो ये ऐसे हमला करता है, यहाँ से जाएगा सीधे जाता है। ये कैसे जाता है? सीधे, यानी वर्टिकल जाता है, सॉरी हाँ हॉरिजॉन्टल जाता है। कैसे जाता है? ये हॉरिजॉन्टल जाता है। मैं समझाता हूँ। जो ओई वाली मिसाइल होगी ना, क्रूज मिसाइल होगी, वो कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, बिल्कुल तीर की तरह जाएगी। ठीक है, यानी ये कैसे जाती है? क्षैतिज रूप से जाती है। क्षैतिज भाई, ये क्षैतिज रूप से जाती है, या समतल कह सकते हो, समतल। ठीक है, लेकिन जो क्रूज मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो कैसे जाता है? मान लीजिए बी पे ही टारगेट करना है, ये सबसे पहले यहाँ से आसमान में जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से ये जाएगा। इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। क्या बोलते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। जैसे कैसे जाता है? पहले ऊपर जाता है, फिर अपने टारगेट को हिट करता है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होता है बिल्कुल ऐसे जाके हिट करता है, सामने से जाकर मारता है। जैसे आपने इंडिया में नाम सुना अग्नि, क्या नाम सुना? अग्नि सुना होगा, P5 सुना होगा, P है ना, अग्नि प्राइम बोलते हैं, अग्नि प्राइम बोलते हैं, मिसाइल होते हैं। ठीक है, आपने नाग सुना होगा, ब्रह्मोस सुना होगा। ठीक है, जो ब्रह्मोस है वो कैसे है? क्रूज मिसाइल है। ठीक है, जो नाग है कैसा है? क्रूज मिसाइल है। ठीक है, लेकिन जो अपना अग्नि है वो कैसा है? आपका बैलिस्टिक मिसाइल है। इनका थोड़ा रेंज ज़्यादा होता है, इनका रेंज, बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज ज़्यादा होता है और क्रूज मिसाइल का छोटा होता है। ये 200, 300, 1000 किलोमीटर तक ज़्यादातर ज़्यादा जा सकता है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो 5-5 हज़ार किलोमीटर तक चला जाता है। फिर आता है अमेरिकी कांग्रेस। यहाँ पे क्या मतलब है? कांग्रेस, इंडिया में भी एक कांग्रेस है। कांग्रेस का कहीं पर भी वर्ड आपको मिल जाए ना, कांग्रेस का मतलब होता है समूह। क्या होता है? कांग्रेस का मतलब होता है समूह होता है। लेकिन यहाँ पे जो अमेरिकी कांग्रेस है, इसका मतलब है अमेरिका की संसद। क्या है? अमेरिका की संसद को क्या बोलते हैं? अमेरिकी कांग्रेस बोलते हैं। जैसे भारत में संसद है ना, उसको हम संसद कहते हैं। संसद के कितने सदन है भारत में भाई? 3 सदन है, राज्यसभा, लोकसभा और नहीं, 3 बंदों को मिला के अपना संसद बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट को मिला के बनती है। वैसे ही कांग्रेस जो कांग्रेस है, अमेरिकी संसद को क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। और ये किससे मिलाकर बनती है? सीनेट से बनती है। किससे बनती है? सीनेट प्लस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। ठीक है, यानी प्रतिनिधि सभा इसको बोलते हैं। तो इसको अमेरिकी कांग्रेस कहते हैं। जो अमेरिका के जो तालिबान वालों ने मिसाइल मारा था, मिसाइल नहीं, जो जहाज अटैक किया था, सोचा था कि अमेरिकी कांग्रेस को उड़ा देंगे हम। फिर आता है अनुसंधान। क्या होता है? अनुसंधान। ठीक है, एनसीईआरटी के जब फुल फॉर्म पढ़िएगा ना, एनसीईआरटी, उसमें भी अनुसंधान लिखा हुआ मिलता है। अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च। क्या होता है? रिसर्च होता है, यानी किसी चीज पे खोजबीन करना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसर्च बोलते हैं। फिर आता है अपरोध, रोक और संतुलन। इसको बोलते हैं रोक और संतुलन, एंड डेटरेंस बोलते हैं। इंग्लिश में इसको डेटरेंस कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं अपरोध, यानी रोक एंड संतुलन। संतुलन, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आप भी बदमाश टाइप के हैं और सामने वाला ही बदमाश, ये आप बदमाश, ये सामने वाला बदमाश, आपके पास भी बंदूक है और इसके पास भी बंदूक है। आपने एक दोनों के तान कैसे खड़े हुए हैं, तो ये ना तो आपको गोली मारेगा और आप ना इसको गोली मारोगे, क्योंकि पता है आप जैसे ही गोली मारोगे वो भी गोली मार देगा, दोनों का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन दोनों को डराने के लिए क्या निकाल लेते हैं? आप बंदूक निकाल लेते हैं। वैसे पूरी जो दुनिया है ना, अपरोध पे चलती है। किस पे चलती है? अपरोध पे, रोक और संतुलन के मामले में चलती है। मिसाइल सबके पास है, आज देख लो, आपका चाइना के पास भी मिसाइल है, मतलब परमाणु बम है, हमारे पास भी है। हम एक दूसरे पे नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? क्योंकि पता है कि हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। पाकिस्तान को हमने 1999 में पीटा तो हमारे पास क्या था? परमाणु बम था, हमारे पास भी था और उसके पास भी आगे बन गया। तो उन्होंने क्या कहा कि हम भी आपको नहीं चलाएंगे, आप भी हम पे नहीं चलाओ। इसी को बोलते हैं अपरोध का नियम बोलते हैं। फिर आता है ब्रेटन वुड प्रणाली। पूरी दुनिया के अंदर ना अमेरिका जितना दुनिया को बेवकूफ़ बनाता है ना, उतना कोई भी नहीं बनाता। तो हम ब्रेटन वुड क्या था? एक सम्मेलन था, 1944 में हुआ था। ब्रेटन वुड सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में हुआ था। ये अमेरिका के अंदर हुआ था, यूएसए के अंदर हुआ था। इसमें 2 संस्था बना, वर्ल्ड बैंक और IM, हाँ सॉरी, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF संस्था बना ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ठीक है, इसके अंदर ये डॉलर और वर्ल्ड बैंक IIC साथ बनकर आया। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेटन वुड प्रणाली। फिर आता है अगला, इसको ये पेपर में आता है, ये वाला और ये वाला तो पक्का पूछते हैं और ये वाला पेपर में आता ही आता है। उसके साथ ये भी आ सकता है, प्रवासी और शरणार्थी में क्या अंतर है, एग्जामिनर का मूड जैसा हो वैसा क्वेश्चन बना सकता है।
ये नहीं कहेगा, क्योंकि वर्ड पे भी क्वेश्चन बना सकता है, उसकी मर्जी, ठीक है, आप नहीं बोल सकते उसको। बैंड वैगन का नीति का मतलब होता है जैसे बहे ब्यार वैसे पीठ कीजिए, जैसे बहे ब्यार वैसे पीठ कीजिए। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ इलेक्शन हुआ, मुखिया का इलेक्शन होता, हम मुखिया का एग्जाम्पल मानते हैं क्योंकि आप सब लोग देखते हैं। किसका एग्जाम्पल हुआ, मैं एग्जाम कह रहा हूँ यार, इलेक्शन हुआ, मुखिया का इलेक्शन हुआ। अब मान लीजिए ए बंदा भी खड़ा है और बी बंदा भी खड़ा है, लेकिन जीत कौन गया गलती से, बी जीत गया। लेकिन वोट किसको दिया था, आपने ए को वोट दिया था। आप भी क्या कहते हो, भाई साहब हमने वोट दिया तो आप जीते हैं, लेकिन आपने बेशक वोट नहीं दिया है, ठीक है। यानी जैसे रुख हवाओं का है वैसे अपने आप को मोड़ लो, जैसे आपका रुख है वैसे आपको अपने आप को मोड़ लो। उसको क्या बोलते हैं, बैंड वैगन की नीति कहते हैं। जिसका हाथ लाठी उसी का भैंस हो रही है, तो उसमें हाँ में हाँ भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को क्या बोला जाता है, बैंड वैगन की नीति, है ना। अपने मर्जी से कहा हम अपने सफ़र के हम हुए, जिधर की हवा हुआ उधर के हम हुए, ठीक है। मतलब इसी को बोलते हैं बैंड वैगन की नीति। ये बहुत अच्छा गाना है, कभी मन करे सुनना। हम अपने सफ़र के मालिक हम कहाँ हुए, जिधर की हवा है उधर के हम हुए, ऐसे कुछ करके गाना है। उसी को बोलते हैं बैंड वैगन की नीति। यानी जैसे हवा बहती है वैसे अपने आप को फोल्ड कर लीजिए। अमेरिका बोलता है कि मैं सही हूँ, तो आप बोलो अभी ये बिल्कुल सही हो आप, ठीक है, क्योंकि हमें लड़ना नहीं है उससे, बंदे से। समझ में आ गया। अब हमें पढ़ना है नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। नई विश्व व्यवस्था कब से शुरू होती है, 1991 से। 1991 से क्यों शुरू होती है कि अमेरिका ही पूरा दुनिया का माई बाप बचा था, क्योंकि जो सोवियत संघ था जो टक्कर देने वाला था 1991 में वो खत्म हो गया। फिर आता है बिल क्लिंटन का दौर स्टार्ट होता है। तो ये ना घरेलू मुद्दों पर, एक घरेलू मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित करती है, बाहरी मुद्दों पर सबसे कम ध्यान लगाती है। इनको अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा वगैरह समृद्धि से लेना देना नहीं था। लेकिन इन्होंने भी तंजानिया वगैरह में थोड़ा सा खुरापात किया, वहाँ पे इनके दूतावास पे अटैक हो गए थे, तो इन्होंने वहाँ पे अटैक किया। फिर आता है 9/11 और आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध। 9/11 का मतलब होता है 11वां महीना 9 तारीख, आने वाला है आज, मान ली नेक्स्ट महीने में 11वां महीना 9, अपने यहाँ कैसे लिखते हैं 9/11 लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है 9 तारीख 11वां महीना। तो वो लोग क्या करते हैं, मंथ को पहले लिखते हैं, डेट को बाद में लिखते हैं। मंथ को पहले लिखते हैं और डेट को बाद में लिखते हैं, है ना, अपने से उल्टा लिखते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं विश्वव्यापी शुरुआत होता है। तालिबान ने क्या किया था, अमेरिका के अंदर हवाई जहाज लेकर वहीं पे अटैक कर दिया था। और तालिबान किसने बनाया था, तो अमेरिका ने ही बनाया था। और अगर सांप को तुम दूध पिलाओगे तो डसेगा ही ना बड़ा होके। तो तालिबान ने भी क्या किया, डस लिया किसको, अमेरिका को। अमेरिका को फिर गुस्सा आया, ठीक है, फिर ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच चलाया, ठीक है, इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। उसके बाद आतंकवादी को खत्म करने का सिलसिला इसका जारी रहा। इराक जो था, इराक पर आक्रमण, ठीक है, इराक ने क्या किया था, कुवैत पर आक्रमण किया था। किस पे आक्रमण किया था, कुवैत पर आक्रमण कर दिया था। और इराक तो कुवैत पर आक्रमण किया तो पूरे संयुक्त राष्ट्र की सेना ने बोला कि भाई ये गलत कर रहे हो आप, ऐसा मत करो। अमेरिका ने इस सेना में भाग लिया और इराक को हरा दिया, ठीक है। फिर आता है वर्चस्व का अर्थ क्या होता है, सेना के रूप में। सेना दुनिया की जो सबसे बड़ी है वो किसकी है, आपकी अमेरिका की है। पूरी दुनिया के पूरी आधी दुनिया और अकेला अमेरिका इतना पैसा खर्च करता है अपने आर्मी पर, ठीक है। उसको बोलते हैं सेना, सैन्य शक्ति के रूप में। पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाके उसकी आर्मी ठोक कर बंदे को आ सकती है। इतनी पावरफुल किसकी आर्मी है, अमेरिका की है। आर्थिक रूप से पूरी दुनिया में किसकी चलती है, डॉलर का चलता है। ब्रिटेन वुड किसने शुरू किया, अमेरिका ने शुरू किया। वर्ल्ड बैंक कहाँ है, अमेरिका में है। आपका IMF कहाँ है, अमेरिका में है। किसको पैसा देना है, किसके हाथ में, अमेरिका के। किसको बर्बाद करना है, वो किसके हाथ में, अमेरिका के हाथ में। आपने वेनेजुला का नाम सुना है, जो तेल बहुत उत्पादन करता है, वेनेजुला है। उसने क्या किया, अमेरिका से दुश्मनी कर ली। जैसे ही उसने दुश्मनी करा तो उसने क्या किया, उसका पैसा खराब कर दिया। इन्फ्लेशन वहाँ पे इतना आ गया और उसने बोला कि आप इसके साथ व्यापार नहीं कर सकते, और वेनेजुला का हालत खराब हो गया। फिर आता है सांस्कृतिक रूप से, क्या आता है, सांस्कृतिक रूप से, जैसे कि कोको कोला पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, कैडबरी डेयरी मिल्क खाते हैं हम लोग, है ना, और क्या पॉकीमैन देखते हैं, डिज्नी प्लस हॉटस्टार देखते हैं। सब कैसी कंपनी है, अमेरिका की है ना। जीन्स कपड़े पहनते हैं, जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, बर्गर खाते हैं, KFC में चिकन खाते हैं, सब क्या है, अमेरिकी पहचान है। यानी उनकी संस्कृति हमारे पर आ गया है। जस्टिन बीबर को हम लोग सुनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको नहीं बताया जा सकता। सांस्कृतिक रूप से भी उसका वर्चस्व है। और रजामंदी का वर्चस्व है, क्या बोलते हैं इसको, रजामंदी का मतलब हम दोनों के वो हमारे पर जबरदस्ती नहीं लाद रहा, हम अपने आप उनको फॉलो करते जा रहे हैं, ठीक है। आप पॉप सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, मूवी देखते हैं थेनोस का, और स्पाइडरमैन, बैटमैन, फलाना फलाना बहुत सारी फिल्में हैं। अमेरिकी शक्ति में अवरोध, कहते हैं ना, किले भी गिर जाते हैं जिनकी दीवारें
कमज़ोर होती है। अमेरिका के जो लोग हैं ना ओपन माइंडेड है। कैसे हैं? ओपन माइंडेड हैं और अपने देश के विरोध करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। तो वहाँ पे लिबरल लोग हैं, जैसे ही अमेरिका कुछ गलत करता है अपने ही देश के खिलाफ ये लोग आवाज़ उठाने शुरू कर देते हैं। तो अमेरिका थोड़ा सा नीचे आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा नाटो कब बना था भाई? नाटो बना था 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। तो इसके जो सदस्य हैं अमेरिका को कई बार रोकते भी हैं कि भाई इतना आगे आगे मत बढ़, कहीं पीट आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी रोक और संतुलन में काम करता है, क्योंकि ये सारे जो दुनिया वाले हैं आपसी हित में जुड़ा हुआ है। फिर आता है भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हैं। तो भारत और अमेरिका, जब भारत आज़ाद हुआ था ना तो हमारे संबंध अच्छे नहीं थे। हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, सिर्फ अमेरिका सहानुभूति रखता था। हाँ ठीक है यार, भारत कोई देश है, हमें कोई भाव वगैरह नहीं देता था। अमेरिका के राष्ट्रपति तक इधर देखते तक नहीं थे, ठीक है। लेकिन समय बदला, ठीक है। फिर ये पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा अमेरिका, लेकिन फिर बाद में हमें भी सपोर्ट किया इसने, ठीक है। लेकिन जैसे ही बीजेपी पार्टी आई, यानी 1991 के बाद से हमने जैसे ही एलपीजी को अपनाया, एलपीजी मतलब कि जो निजीकरण था यानी वैश्वीकरण को अपनाया, तो हमने अमेरिका के विचारधारा को अपना लिया था। जैसे ही हमारे विचारधारा मिलता है तो बंदे हमारे दोस्त भी बनना शुरू हो जाता है। अमेरिका अब पहले हमें भाव नहीं देता था, और अमेरिका और मोदी जो है कि कितना अच्छा रिश्ता बन चुका है। अमेरिका और भारत का जो रिश्ता है अभी सबसे अपने पीक पर है। इससे अच्छा पहले कभी भी रिश्ता हमारे नहीं रहे हैं। वहाँ जो माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, जो वहाँ की बोइंग कंपनी है, बोइंग कंपनी कहते हैं, जहाज बनाने वाली कंपनी को बोइंग कंपनी बोलते हैं, वो कंपनी में बहुत सारे भारतीय हैं, ठीक है। जो गूगल का सीईओ है कौन है? हमारे भारत के सुंदर पिचाई हैं। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, शायद उनका नाम है सत्यनाथ नडेला है, वो भी हमारे भारत के हैं, ठीक है। कोको कोला के हैं, बहुत सारी चीज़ों के, सिटी बैंक के जो सीईओ हैं वो भी क्या है? हमारे भारतीय हैं। तो ये क्या बताता है कि भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन भारत हमें, जो अमेरिका है, हम लोगों पर तरह तरह की धमकी देते रहते हैं। एक धमकी, 2-3 धमकी का नाम बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा पढ़ना, पेपर में लिखना। एक होता है काटसा, क्या होता है? काटसा पढ़ के आना, ठीक है। ट्रेड रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन ट्रेड है, सॉरी, रिपोर्ट ऑन ट्रेड 301, ये गूगल करोगे ना मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें अमेरिका इस पर प्रतिबंध लगाता रहता है। हमें H1 वीज़ा नहीं देता, H1 वीज़ा नहीं देता, ठीक है। क्या था, थोड़ा इसको क्या बोलते हैं, रिसर्च करना, पढ़ना क्या था, है ना। फिर आता है अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटे, है ना। तो वर्चस्व से हम अकेले नहीं निपट सकते, वर्चस्व से हम अकेले नहीं निपट सकते, पूरी दुनिया को एक साथ आना पड़ेगा, अमेरिका को समझाना पड़ेगा, ठीक है। और हमें एक ताकत बनानी पड़ेगी पूरी दुनिया को, ठीक है, क्योंकि कोई भी देश अमेरिका से अकेला नहीं लड़ सकता। हमें देखना पड़ेगा ऊँट कब बैठता, तभी हमें क्या बोलते हैं, हमला करना चाहिए। तो ये था हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन और आपका कीवर्ड था, ठीक है। जो वर्चस्व होता है ना, पूरी दुनिया का वर्चस्व आता है। कभी भारत और चीन का वर्चस्व था, फिर अमेरिका का आया, सॉरी गलती बता दिया। प्राचीन समय में ना किसका था? इंडिया एंड चाइना। किसका था? इंडिया एंड चाइना। रोमन, ठीक है, रोमन एम्पायर था, है ना। उससे ही पहले जाओगे तो फिर किसका था? मंगोलों का था। उससे फिर बाद में आओगे तो अरबों का था। किसका? अरबों देश का था, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड का आया। किसका आया? इंग्लैंड का आया, ठीक है। उसके बाद यूएसए का चल रहा है। जो वर्चस्व का अर्थ होता है ना, कभी फ्रांस का भी पूरे दुनिया के अंदर दबदबा था। जो वर्चस्व होता है ना कुछ इस प्रकार होता है, समझिए। जो वर्चस्व होता है किस प्रकार होता है, यहाँ से वर्चस्व स्टार्ट होता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, एक पीक पे जाता है, फिर ढलने लगता है। पूरी दुनिया का यहाँ से स्टार्ट होगा, सांस में चलेगा, थोड़ा सा पीक पकड़ेगा पकड़ेगा पकड़ेगा, अपने मैक्सिमम पे जाएगा, फिर गिर जाएगा। ये क्या है? वर्चस्व का ग्राफ है। जैसे बचपन में हम लोग यहाँ होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं, जवानी में बॉडी बिल्डर होकर यहाँ तक रहते हैं, फिर हमारी भी जवानी ढल जाती है। सिकंदर भी एक बार महान था, सिकंदर भी यहीं से शुरू हुआ था, अपने पीक पे गया और बर्बाद हो गया। अशोक का भी यही कहानी है। जैसे मान लो बीजेपी है, बीजेपी क्या भारत में शासन कर रही है, वो सोचते हैं कि हम कभी हारेंगे नहीं भैया, हर कोई हारता है। कांग्रेस भी यही सोचती थी, जो कांग्रेस पार्टी थी ना, 1950 में आज़ाद हुए हम लोग, तो सरकार बनाने के मामले में वो लोग 1975 तक 80 तक कह लीजिए बिल्कुल यहाँ थे। उसके बाद उनकी सरकार ही नहीं बन रही। तो बीजेपी वाले सोचते हैं कि हम ही सर्विस हारा है। नहीं भाई, तुम भी हारोगे, ठीक है, और जनता ही हराएगी तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ से चलते रहो चलते रहो, बीजेपी ये समझ लो अभी यहाँ तक पिक पे है, वो क्या है, अपने पिक पे और गिर जाएगी, ठीक है। तो ये था कि वर्चस्व का अर्थ कैसे होता है। हर दुनिया हो जो होती है वर्चस्व चलती है। कहते हैं ना, आपकी पाले में अगर बॉल है तो जहां मर्जी घुमा के मार दो। अभी किसके पाले में है? अमेरिका के पाले में है। और इसी के लाइन में कौन चल रहा है? अभी चाइना चल रहा है। चाइना लगभग यहाँ तक पहुंच चुका है, सिर्फ चाइना को थोड़ा सा और सब्र
करना है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व इंट्रोडक्शन और आपका ये, तो इसको बुक को पढ़े, मैं उम्मीद करता हूँ आप बुक पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर इसके।